हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आपका सीटी 10+2 यानी 12th लेवल का पेपर है, ये 22, 23 और 24 अक्टूबर को हो रहा है। और आप सभी को पता है हमारे इस चैनल पर लगातार सीटी की मैराथन क्लास चल रही है। आज मैं आपके बीच में अंतिम और लास्ट इंपॉर्टेंट क्लास ही लेकर आ गया हूँ। आप सभी को पता है रेगुलर क्लास हो रही थी और आज हमारी जो ये क्लास है ये लास्ट क्लास होने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आज तक आपने क्लास अगर पूरी नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की जो क्लास है ना इसको बिना स्किप के एकदम अच्छे तरीके से लास्ट तक देख लेना। सर जी ये कितने मिनट की क्लास होगी? लगभग बच्चों आपकी लगभग आपकी 40 मिनट की क्लास होने वाली है, 30 से 40 मिनट की। तो इसको बिना स्किप के एकदम अच्छे से देख लेना। और जो न्यू स्टूडेंट है वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू लाइव क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन ये आपको मिल जाएगा। जैसे साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर, जितने भी हिंदी इंग्लिश टॉपिक आपके सब्जेक्ट है उनकी क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालिए, बस 40 मिनट की इंपॉर्टेंट क्लास है, एकदम अच्छे से देख लेना। पहला प्रश्न क्या करे कि जैसे आपका प्रश्न है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? आज की जो क्लास है ना इसमें क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन पे आप एकदम अच्छे से स्टार लगा लेना। तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। एक तो आपका है यहाँ पे भंवरलाल सराफ एक है, जयनारायण व्यास एक ऑप्शन है, आनंद राज सुराणा एक ऑप्शन है, मथुरादास माथुर। तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है ये आपकी लिखी गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का समय, 1857 के क्रांति के समय या फिर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? आपका 1857 का जो विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम था या फिर क्रांति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो उसका जो नेतृत्व है ना कोटा के अंदर किसने किया था, ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे जयादयाल और मेहराब खान, सरवण सिंह और जयवीर, राम सिंह और तख्त सिंह और मकबूल खां और बख्त सिंह। तो कोटा के अंदर आपका नेतृत्व किया गया था सर जी जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता देना जयदयाल और मेहराब खान। एक बात ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति है ना उसकी शुरुआत आपकी नसीराबाद से हुई थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप बता देना नसीराबाद से। सर ये कब हुई थी? तो ये आपकी लगभग बताऊँ तो ये हुई थी आपकी 28 मई से। कब हुई थी ये शुरुआत? 28 मई 1857 से हुई थी। तो ये बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएट लेवल में भी आया था और स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। तो आप सभी को पता है मुंशी महारानी की छतरी है ना आपकी, ये कहाँ पर है? ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है भाई ये छतरी? अलवर के अंदर है। कौन सी छतरी है? मुंशी महारानी की छतरी है। एक बात आप ये ध्यान रखना, जो मुंशी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है ना, ये आपकी 80 खंभों की छतरी है। अगर आपको एग्जाम में नाम 80 खंभों की छतरी दी जाए तो आप सीधा अलवर बता देना, क्योंकि मुंशी महारानी छतरी को ही 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। ये देख लो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्या आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। जैसे तेज कवि ने की, या फिर तुलसीराम ने की, या फिर फागू महाराज ने की, या फिर सुआ महाराज ने की। जो आपकी स्वतंत्र बावनी पुस्तक है ना, ये किसने भेंट की थी? यहाँ से आपके 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और वो सारे टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, तो ये भेंट आपकी की थी तेज कवि ने। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक है ये किसने लिखी, तो आप क्या बताओगे? अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र बावनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताना तेज कवि के द्वारा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को भेंट किसने की, तो आप क्या बताओगे? तेज कवि ने। और कौन सी पुस्तक भेंट की थी? स्वतंत्र बावनी। और किसको की थी? महात्मा गांधी को। यानी जितने भी आपके ना 3 से 4 टाइप है ना, एक एक टाइप को एकदम अच्छे से याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था। ये देख लो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था, यानी बनी ठनी चित्र ये किसके द्वारा बनाया गया था? अमरचंद, निहालचंद, नेकचंद या फिर राज सिंह। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा सर जी? विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। यानी बनी ठनी का चित्रकार है, चित्र है ये आपकी निहालचंद के द्वारा बनाया गया था। और ये जो बनी ठनी का चित्र है ना, ये आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है।
अरे कौन सी शैली से संबंधित है सर जी? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और आपको खुद को पता है किशनगढ़ शैली के आपके चित्रकार कौन है? निहाल चंद है, क्योंकि उन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम अच्छे से समझाऊंगा। अंत में अगर आप है ना 40 मिनट की क्लास पूरी देख रहे हो ना, तो अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में सच्ची यानी रियलिटी से मजा आ गया। आप खुद बोलोगे कि सर जी क्लास में वास्तव में मजा आ गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध पूछा है। 1857 से 1841 है क्या? गलत है भाई। 1921 से 1881 ये भी गलत है। 1932 से 1935 ये भी गलत है। तो बूंदी किसान आंदोलन का आपका संबंध रहा था 1926 से 1943 के बीच। संबंध कहाँ पर रहा था भाई? 1926 से लेकर 1943 के बीच रहा था। यानी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूंदी किसान आंदोलन है ये कब से कब तक चला था। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है। तो यशोदा शब्द में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। अरे कौन सी संधि हो जाएगी सर जी? विसर्ग संधि हो जाएगी। एक आपका यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। एक आपका आता है अन्वेषण। एक कौन सा शब्द आता है? अन्वेषण शब्द आता है। अन्वेषण, तो अन्वेषण है ना, इसमें आपकी संधि होती है स्वर। अन्वेषण में कौन सी संधि होती है? स्वर। और एक बात ध्यान रखना, स्वर संधि के भेद है ना आपके, स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। और आपको है ना कमेंट करके बताना है कि ये 5 भेद कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बना था सीईटी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, तो आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अब बताओ भाई, प्रत्यर्पण, विमोचन, संगम या फिर करोध। देखो आपको पता है शब्द है, मान लो कोई, उसके पहले उपसर्ग लगते हैं और बाद में प्रत्यय लगते हैं। अब इनमें से प्रत्यय उपसर्ग रहित बताना है। उपसर्ग के बिना कौन सा शब्द है? तो इनमें तो आपका उपसर्ग दे रखा है और एक शब्द में आपका उपसर्ग नहीं दे रखा है, और वही शब्द हमें चयन करना है। उसी शब्द को हमें क्या करना है? चूज करना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में कोई प्रत्यय उपसर्ग पूछ लिया जाए, हर क्लास में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सर जी ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी यही है कि जो भी आपको पूछा जाए प्रत्यय उपसर्ग, उसको कम से कम 3 बार मन में बोलना। कम से कम 3 बार मन में बोलना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा और प्रत्यय कौन सा है। सॉरी, इसमें उपसर्ग है या फिर नहीं है, या फिर अगर उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग और कौन सा मूल शब्द है, ये बात आपको पता चल जाएगी। तो उपसर्ग रहित शब्द बताना है। देखो प्रत्यर्पण में तो आपका उपसर्ग है, और विमोचन में भी उपसर्ग है, और संगम में भी उपसर्ग है, लेकिन क्रोध में आपका उपसर्ग नहीं है। विकल्प नंबर 4 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। विकल्प नंबर 4 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन बना है आपकी हिंदी से, और एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कन्फर्म आएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। जैसे आपके एक तो है चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, एक है चंद्रगुप्त के कई नाम है, एक है चंद्रगुप्त के विविध नाम है, एक है चंद्रगुप्त के कई नाम है। तो यहाँ पे बताओ भाई कौन सा होगा? तो यहाँ पे है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। सर इसमें 2 नंबर में और 4 नंबर में अंतर क्या है? इसमें आप है का अंतर देख लो, है। तो यहाँ पे ये छोटा सा मतलब बिंदु है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं चंद्र बिंदु, उसका थोड़ा सा अंतर है। यानी एक छोटी सी आप मान सकते हो मात्रा का यहाँ पे क्या किया गया है? गलत किया गया है। और ये वैसे भी गलत है, ये वैसे भी गलत है, यानी ये मात्रा की दृष्टि से गलत है। और सबसे शुद्ध है ना, सबसे सही, वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त के कई नाम है। ये आपका विकल्प नंबर 4 है ना, ये राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक को भेजा जा रहा हो, तब उसको क्या कहा जाता है? देखो जब हम कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन है ये, या फिर ज्ञापन एक साथ अनेक जगह भेजते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देखो आपका कहा जाता है परिपत्र। क्या कहा जाता है? परिपत्र। और इसमें आपका विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारत की सबसे लंबी झील पूछी है, जैसे पोंगेग झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है, बेमनाथ झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील है ना, ये आपकी हो जाएगी बेमनाथ झील। अरे कौन सी झील हो जाएगी? बेमनाथ झील हो जाएगी। विकल्प नंबर 4 बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। और पुलिकट झील है, ये आपकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु की ये संयुक्त साझेदारी वाली झील है, ये बात आपको पता है। चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये देख लो कंप्यूटर से प्रश्न बन गया है, यानी सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले हैं।
तो प्रश्न क्या बना है कि कंप्यूटर के जिस भाग में हम डाटा और प्रोग्राम रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर हार्डवेयर कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है? उसको मेमोरी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है भैया आपके लिए। ये साइंस का प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आपका होता है आभासी व उल्टा होता है, वास्तविक व सीधा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है, आभासी व सीधा होता है। यानी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इसमें आप है ना विकल्प नंबर 4 राइट कर देना। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है ना, ये हमेशा आपका आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? एक तो आपका आभासी होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है सर जी? एक आपका सीधा होता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है? साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है भैया। एग्जाम में कन्फर्म पूछा जा सकता है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? 3 है, 4 है, 2 है या फिर 1 है? तो प्रकाश परावर्तन के आपके 2 नियम है। अरे कितने नियम है सर जी? ये आपके 2 नियम है। यानी विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप क्या कर देना? 2 को राइट कर देना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन आपसे अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है इसरो, इसका मुख्यालय ये कहाँ पर है? जैसे बंगलोर के अंदर है, अहमदाबाद में है या फिर हैदराबाद में है या फिर त्रिवेंद्रम में है। तो इसका मुख्यालय इसरो है ना, इसरो, इसका मुख्यालय नहीं, ये आपका बेंगलोर के अंदर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे सारे राइट हो जाएंगे। और इंडिया जीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और शानदार लेवल का प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? अरे राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? खेजड़ी, पलाश, महुआ, धोकड़ा। ये अच्छा प्रश्न है भैया आपके लिए। खेजड़ी को क्या कहा जाता है? अरे खेजड़ी तो क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अरे एग्जाम में अगर आपको पूछ लेते हैं खेजड़ी क्या है, खेजड़ी तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में तो ये बात पूछी गई है कि जंगल की आग किसको कहते हैं? तो बच्चों जंगल की आग है ना, ये आपका कहा जाता है पलाश को। ध्यान से देख लेना। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस आपके पेड़ को आपके जंगल क्या कहते हैं, तो आप बता देना पलाश को कहते हैं। अगला प्रश्न। उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि धजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है राजस्थान जी किससे। धजिया और चिमाता है ना, ये आपके राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? जैसे ग्रासिया, सहरिया, मीणा, भील। देखो मीणा है ना, मीणा जनजाति, ये तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भील है ना, भील, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। और उसके बाद सहरिया जनजाति है ना, ये राजस्थान में सर्वाधिक बारां में पाई जाती है। और ग्रासिया जनजाति है ना, ये सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ये चारों बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि धजिया और चिमाता का संबंध पूछा है। तो धजिया और चिमाता का संबंध हो जाएगा भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से हो जाएगा? अरे राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील से हो जाएगा। तो सर जी ये धजिया और चिमाता कैसे होती है, इसका थोड़ा बताइए। तो देखो चिमाता आकर्षि है ना, चिमाता ये आपकी जैसे मैदानी भागों में की जाती है, सॉरी पहाड़ी क्षेत्रों में। चिमाता कर्ष है ना, ये तो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और धजिया है ना, ये आपकी मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। बस ऐसे आपको याद रखना है। चिमाता का पूछे तो पहाड़ी क्षेत्र बता देना, और धजिया का पूछे तो मैदानी क्षेत्र बता देना। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन आपसे राजस्थान जीके का पूछा गया है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1954, 1956, 1958। इंपॉर्टेंट अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना। तो राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना आपकी हुई थी 1956 के अंदर। अरे कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। विकल्प नंबर आपका 3 राइट, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा। और एक बात ध्यान ये रखना, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, हाल ही में महिला सुपरवाइजर और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान की पर्यटन की टैगलाइन है, ये क्या है? तो आप बता देना पधारो पधारो म्हारे देश। एक सेकंड, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? पधारो म्हारे देश। ये बात ध्यान रखनी है भाई। चलो
ये राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना है ना ये 1956 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि विजय सिंह पत्ती किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो विजय सिंह पत्ती का आप सभी को पता है किससे संबंधित थे? जैसे जाट आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या फिर जनजाति से, या फिर मेव आंदोलन से। तो विजय सिंह पत्ती का आपके किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आपके हो जाएंगे किसान आंदोलन से संबंधित, ठीक है। और विजय सिंह पत्ती का मूल नाम आपको पता है क्या था? रे भूप सिंह गुज्जर था नाम था, ठीक है। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। एक बात आप ये ध्यान रखना, विजय सिंह पत्ती को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और विजय सिंह पत्ती ने आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये भी बात आपको साथ में ऐड करनी है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? राजस्थान विभाग ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वाणिज्य विभाग कर दिया, उद्योग और सहकारिता विभाग कर दिया, उद्योग और तकनीकी विभाग कर दिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया। तो नया नाम है ना उद्योग का, यह आपका नया नाम कर दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, तो आप बता देना पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था 1989 के अंदर। ये बात आपको साथ में ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा किसने किया था? यह आपके हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। मेडकॉक ने, कर्नल टोड ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर जॉर्ज थॉमस ने। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग है ना राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग है ना ये जॉर्ज थॉमस ने किया था। और कर्नल जेम्स टोड है ना, इनको राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के भाई, राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनको और क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में बोला था कि अगर राजस्थान की कोई भी जागीर उनको पेश की जाए तो वह सर्वप्रथम उसको चुनेंगे, तो वो आपकी भैंसरोडगढ़ के बारे में बोला था। और भैंसरोडगढ़ है ना, भैंसरोडगढ़ ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? ये अच्छा प्रश्न है भैया आपके लिए। राजस्थान में लोकायुक्त है ना, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, या फिर उच्च न्यायालय को? तो यह आपका देता है राज्यपाल को। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी? ये प्रमुख पुस्तक रचना, और जो आपके जितने भी है ना इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कन्फर्म प्रश्न बनेगा। तो माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लो। जैसे एक तो ऑप्शन है मेघराज मुकुल ने, एक है केसरी सिंह ने, एक है मुरारीदीन ने, एक ऑप्शन दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया ने। तो माएड्रो हेलो है ना, कौन सी आपकी रचना है? माएड्रो हेलो। तो ये आपकी लिखी गई थी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। विकल्प नंबर आपका यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू, रघुवीर सिंह। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है ना, यह आपकी हीरालाल शास्त्री से रहा है, क्योंकि यह आपकी हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, और यह आपका जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगर आपको पूछ ले जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? यह आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, यह आपका किस वर्ष हुआ था? जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट किस वर्ष हुआ? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगर आपको याद ना है ना,
तो आप देख कर भी बता सकते हो। अगर आपकी याद नहीं है तो आप देख कर भी बता देना, ताकि वो आपकी याद हो जाए। इसलिए आपको कमेंट करके अत्यावश्यक रूप से बताना है। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, नील कमल में कौन सा समास है? ये अच्छा प्रश्न है भाई। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? जैसे कर्मधारय है, बहुवीर्य है, अव्ययभाव है, द्वंद्व है। द्वंद्व में तो मैंने बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं आपके, ठीक है। और जो नीलकमल है ना, नीलकमल, इसमें आपका कर्मधारय समास है। अरे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। और समास संधि के एक क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन निकालें। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आंख उठाकर न देखना अर्थ क्या होता है? आंख उठाकर न देखने का अर्थ क्या होता है? ये अच्छा प्रश्न आपकी हिंदी से। अपेक्षा करना है, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना, या फिर उपेक्षा करना। आंख उठाकर न देखना, इसका अर्थ होता है भाई उपेक्षा करना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखो, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, ये बात तो सही बोली है, ठीक है, ये तो बात सही है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है, ये भी सही है। और तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन मैं खाया हूँ, ये कोई वाक्य थोड़ी ना, ये तो अशुद्ध है भाई, ये पूरा वाक्य है ही नहीं, ये तो क्या है? अशुद्ध है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आपकी इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछा है भाई। अरे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये सर जी आपकी इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन से प्रदेश के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये आपका हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप 2 राइट कर देना। कौन सा राइट कर देना? 2 राइट कर देना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? ये राजस्थान की हिस्ट्री यानी 1857 की क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। ये अच्छा प्रश्न भाई। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है ना, वो आप सभी को पता है नसीराबाद के अंदर की गई थी, क्योंकि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है ना, वो भी नसीराबाद से हुई थी। तो छावनी बोर्ड की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी? तो ये भी आपकी नसीराबाद के अंदर हुई थी। चलिए, नसीराबाद सर जी आपका कहाँ पर आता है? ये आपका अजमेर के अंदर आता है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि लेंस की समता का मात्रक क्या है? ये देख लो, साइंस का प्रश्न आपसे पूछ लिया है। लेंस की समता का मात्रक पूछा आपसे। जैसे वोल्ट है, मीटर है, डायोप्टर है, या फिर वेबर है। लेंस की समता का मात्रक आपसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपका साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो लेंस की समता का मात्रक हो जाएगा सर जी आपका डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व का गलनांक बहुत ही कम होता है? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, काम नहीं है, यहाँ पे कम नाम है, यहाँ पे करेक्शन करना भाई। यहाँ पे क्या नाम है? कम नाम है। हाँ अब पढ़ो प्रश्न क्या? निम्न में से किस तत्व का गलनांक बहुत ही कम होता है? जैसे एल्यूमिनियम, या फिर गैलियम, या फिर सोडियम, या फिर पोटेशियम। तो सबसे कम आपका जो गलनांक है ना, ये होता है गैलियम का। किसका होता है? गैलियम का होता है। तो विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ये आपके लिए अच्छा और शानदार प्रश्न है भाई। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का, उपरोक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका अवशेष माना जाता है 33 सागर का। ध्यान रख लेना, जैसे अपने जी और टी, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जी से गोंडवाना लैंड है, और टी से आपका क्या है? टी से आपका 33 सागर। अब आप मुझे बताओ, जी पहले आएगा या फिर टी पहले आएगा एबीसीडी में? तो आप बोलोगे सर जी पहले आएगा, और टी क्या आएगा? बाद में आएगा। तो गोंडवाना लैंड से गोंडवाना लैंड से आपके अवशेष है कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका अरावली हो जाएगा, और एक आपका पठारी वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी हाड़ौती हो जाएगा।
और फिर आप बोलोगे कि सर जी टी से कौन कौन से हो जाएंगे, टेथी सागर से, तो इससे आपके हो जाएंगे, एक तो मरुस्थल हो जाएगा, एक आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीन मरुस्थल कौन सा है, सॉरी राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली है। 2 नंबर पे फिर आरती है, फिर आपका मरुस्थल है, फिर आपका पूर्वी है। यानी नवीन आपको ऐसे याद करनी है, नवीन पूर्वी है, फिर मरुस्थल है, फिर हाड़ौती है और फिर अरावली है। और प्राचीन आपको ऐसे याद करनी है, फिर अरावली है, हाड़ौती है, फिर मरुस्थल है, फिर पूर्वी है। ऐसे आपको याद करना है। तो गोंडवाना लैंड से 2 हो जाएंगे पठारी वाले क्षेत्र, और टेथी सागर से 2 हो जाएंगे मैदानी वाले क्षेत्र। चलो अगला प्रश्न, हाँ यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आपका है नक्की झील, एक का तलवाड़ा झील, एक का पुष्कर झील, एक आपका है जयसमंद झील। तो यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी गलत करेंगे। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 3 राइट होगा। पुष्कर झील होगी प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अरे आप बोलोगे सर जी आप गलत कैसे पढ़ा रहे हो, आपने तो बोला था मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद उदयपुर वाली है। अरे जयसमंद मीठे पानी की तो सबसे बड़ी झील है, किंतु परंतु वट वो कृत्रिम झील है। वो क्या है, कृत्रिम झील है। और अगले ने पर्सन में क्या बोला था, अगले में ने पर्सन में प्राकृतिक बोला था। तो जयसमंद प्राकृतिक है क्या, अगर यहाँ पे प्राकृतिक ना होता ना तो हम जयसमंद राइट कर सकते थे। यहाँ पे प्राकृतिक बोल दिया है तो आपकी पुष्कर होगी। प्राकृतिक उसको बोला जाता है जो अपने आप बनती है, और कृत्रिम उसको बोला जाता है जिसको बनाया जाता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ नक्की झील है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो गंग नहर के नाम से, राजस्थान नहर के नाम से, मरु नहर के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर है ना परियोजना, इसको पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। और सन 1984 के अंदर राजस्थान नहर का नाम बदलकर IGNP कर दिया, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। पूर्व में इसका क्या नाम था, प्राचीन में इसका नाम था राजस्थान नहर, और वर्तमान में इसका कर दिया IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये कब किया था, ये आपका 1984 के अंदर किया था। अब इससे ज्यादा डीप में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है ना, वो आपकी गंग नहर है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, BSTC के एग्जाम में भी आया था, इंटर्स के एग्जाम में, यहाँ पे भी बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ किसको कहा जाता है, उद्योग को, सेवा को, कृषि को, या फिर वर्षा को। तो मानसून का जुआ तो भाई कृषि को ही कहा जाता है, क्योंकि मानसून यानी वर्षा होगी तो ही कृषि होगी, अन्यथा आपको पता है कृषि नहीं होगी। तो मानसून का जुआ किसको कहा जाएगा, कृषि को कहा जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आप 3 को राइट कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का देश में बाजरा के उत्पादन में कौन सा स्थान है। मैं बोल रहा हूँ ये कृषि का टॉपिक है ना, इसको तो आप चाहे रट लेना, एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो एकदम अच्छे से रट लेना भाई। क्वेश्चन क्या करे, राजस्थान का देश में बाजरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में आपको पता है प्रथम स्थान है, ठीक है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं है, प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। तो विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बता देना बा से बाजरा और बा से बाड़मेर, ऐसे आप याद कर लेना। चलिए तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है सागवा, लीलवानी या फिर तलवाड़ा, या फिर जो ये सभी नाम है ना, सागवा, लीलावनी, कालाकुंटा और तलवाड़ा, इनका संबंध किससे है। ये प्रश्न है भाई, ये अच्छा प्रश्न है भाई। देखिए एक तो है सागवा, एक है लीलवानी, एक का कालाकुंटा, एक का तलवाड़ा, इनका संबंध किससे है, या फिर ये संबंधित है मैग्नीज से है, लोह एसिड से है, सीसा जस्ता से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी ये सभी मैग्नीज से संबंधित है। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोरिजा बानोला ये किससे संबंधित है, तो आप बता देना मोरिजा बानोला है ना, ये आपकी लोह एसिड से संबंधित हो जाएगी। और सागवा, लीलावनी, कालाकुंटा, तलवाड़ा है ना, ये मैग्नीज से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पालनहार योजना कब लागू की गई। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन है ना प्रमुख योजना की, इनको तो एकदम अच्छे से ही रट लेना भाई। एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपका योजना से संबंधित, तो इनको एकदम अच्छे से रट लेना। जैसे पालनहार योजना है, ये कब शुरू की गई थी, 9 फरवरी 2005 को, 8 फरवरी 2006 को, 8 फरवरी 2005 को, 10 फरवरी 2007 को।
तो एक बात मेरी याद रखना, हमेशा आपको साथ में डेट याद करनी है, एक तो भी ये बात ध्यान रखनी है, आपको साथ में मंथ याद करना है, आपको साथ में ईयर याद करनी है। सर तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है पालनहार योजना है, ये आपकी 8 फरवरी 2005 को लागू की गई। तो अब सब ऑप्शन में आपको 2005 देखने को मिलेगा, ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन में। तो फिर आपको मंथ भी याद होना चाहिए। फिर आपके जैसे मंथ याद है फरवरी, तो फरवरी आपके 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जैसे 2 ऑप्शन में तो होगा फरवरी 2005, फरवरी 2005, और 2 ऑप्शन में आपका होगा फरवरी 2006, फरवरी 2006। तो वो 2 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। फिर आपके बचे 2 ऑप्शन है ना, वहाँ पे आपकी डेट अलग अलग आएगी, एक में 8 फरवरी आ जाएगी, एक में 9 फरवरी आ जाएगी। इसलिए आपको हमेशा डेट, ईयर, टाइम, मंथ सब कुछ याद रखना है। जैसे आपकी डेट 8 तारीख हो जाएगी और मंथ आपका फरवरी हो जाएगा, तारीख आपकी 8 और महीना फरवरी, और ईयर आपकी 2005 यानी साल 2005 हो जाएगी। तो पालनहार योजना कब शुरू की गई? 8 फरवरी 2005 को की गई। ऐसे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये परियोजना तो अच्छे से याद करना भाई, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किन की संबंधित है या फिर किन राज्यों की संयुक्त है? जैसे पंजाब गुजरात राजस्थान की है, पंजाब राजस्थान हरियाणा की है, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान की है, या फिर सिर्फ राजस्थान की है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये आपकी है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। अरे किस किस की है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा पी से पंजाब, आर से राजस्थान और एच से हरियाणा, PRH हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान के किस पर्यटक स्थल पर आते हैं? ये अच्छा प्रश्न भाई। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान के किस पर्यटक स्थल पर आते हैं? जोधपुर पर आते हैं, जयपुर पर आते हैं, पुष्कर पर आते हैं, या फिर उदयपुर में? तो सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल है ना, ये आपके जयपुर पर्यटक पे आते हैं। और विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? ये भी प्रश्न एग्जाम में बना था भाई पहले भी, तो इसको भी याद रखना। राजस्थान को आप सभी को पता है कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 10 खंडों में। राजस्थान को कितने में बांटा गया है? 10 में। और अगर आपको सामान्य पूछ लेना कि राजस्थान को सामान्य कितने जलवायु वर्गों में बांटा गया है, सामान्य 5 है और कृषि के 10 है। और व्यक्तिगत पूछ ले अगर आपको, तो व्यक्तिगत आपके 4 हैं। तीनों को दिमाग में फिट कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पान मेथी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जैसे पान मेथी के बारे में पूछा है, जैसे आपके नागौर है, जोधपुर है, उदयपुर है, या फिर बीकानेर है। तो पान मेथी के लिए आप सभी को पता है कौन सा प्रसिद्ध है भाई? अरे नागौर डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर जिला। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? ख्याल और उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत युग्म बताइए। ख्याल और उनके प्रवर्तक के संबंध में असत्य कथन बताइए। जैसे जयपुरी ख्याल के मनरंग है, सही बात बोली है भाई। और हेला ख्याल के शायर हेला है, सही है। और शेखावटी ख्याल के नानूराम है, ये भी सही है। कुचामणी ख्याल के दुलिया राणा नहीं है। तो कुचामणी ख्याल के कौन है भाई? लच्छीराम है। कुचामणी ख्याल के कौन है? लच्छीराम है। तो सर जी ये दुलिया राणा ये किससे संबंधित है? ये भी आपके शेखावटी ख्याल से ही संबंधित है। जैसे नानूराम और दुलिया राणा है ना, ये दोनों ही आपके क्या है? शेखावटी ख्याल से है। चलो, और आपके कुचामणी ख्याल है ना, इससे संबंधित आपके हो जाएंगे लच्छीराम। और ये जो शेखावटी ख्याल का क्वेश्चन है ना, जैसे प्रश्न आया था नानूराम और दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है, तो उसमें शेखावटी ख्याल ऑप्शन में था, तो वो राइट हो जाता। और ये प्रश्न आया था CET 10+2 में, किस ईयर आया था सर जी? तो ये आया था 2023 के अंदर, फरवरी के अंदर एग्जाम हुई थी ना, उस टाइम ये क्वेश्चन बना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया? तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जैसे क्या ट्रिक थी? जैसे कुंभलगढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, कागरोन, देरखा, इनमें से कौन सा आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ट्रिक क्या थी? ट्रिक आपकी ये थी, आम, चीकू और गाजर। आम, चीकू और गाजर। आम से हो जाएगा आमेर, ठीक है, ये हो गया ऐसे कट। फिर ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, ये भी कट हो गया। फिर है गा से गागरोन और जय से जैसलमेर और रै से रणथंभौर। तो कुंभलगढ़ आ गया, सोनारगढ़, यानी सोनारगढ़ को जैसलमेर वाला बोलते हैं, जैसलमेर का है ना, जैसे जैसलमेर का किला है ना, ये सोनारगढ़ को ही बोला जाता है। तो कुंभलगढ़ आ गया, सोनारगढ़ आ गया और गागरोन आ गया। तो मेहरानगढ़ आपका शामिल नहीं है,
ठीक है, मेहरानगढ़ आपका विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका हिंदी का क्वेश्चन है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोला था ना। मतदाता शब्द में कौन सा समास है, जैसे बहुवीर्य समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। तो मतदाता शब्द है ना, मतदाता शब्द, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अरे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, विकल्प नंबर 4 को राइट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तो ये आपकी होती है जून से सितंबर के अंदर। कब होती है भाई, जून से सितंबर के अंदर होती है दक्षिण पूर्वी मानसून से राजस्थान के अंदर वर्षा, सॉरी भारत के अंदर। चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ये अच्छा प्रश्न है भैया आपके लिए। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो सबसे अधिक सीटें हो जाएगी जयपुर के अंदर। किस में है रे, अरे जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रक्रिया होती है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर उभयधर्मी। तो जो आपकी धातुओं की ऑक्साइड की जो प्रक्रिया है ना, वो आपकी क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति है ना, वो आपकी क्षारीय होती है। विकल्प नंबर 1 बताने वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे राइट हो जाएंगे। प्रश्न क्या था, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति, तो आप बता देना क्षारीय। विकल्प नंबर 1 राइट कर देना। अगला प्रश्न, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अच्छा प्रश्न है भाई। तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, विटामिन से, वसा से, प्रोटीन से, ग्लूकोज से। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो तत्काल ऊर्जा आपकी किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है आपकी किससे रे, ये ग्लूकोज से प्राप्त होती है। अरे किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से प्राप्त होती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। ये तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मैंने लगभग है ना आपके साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर सब की क्वेश्चन करवाती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है, अब आपने एकदम अच्छे से क्लास को पूरी देखी है ना। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने क्लास को एकदम अच्छे से कंप्लीट देखा है ना। एक बात तो आपको ये बतानी है। अब सेकंड बात विद्यार्थियों, आपको एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है, ये क्लास है इसका एक बार रिवीजन और कर लेना। और सेकंड बात ये ध्यान रखनी है, जो भी न्यू स्टूडेंट है ना, जो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। सर जी सब्सक्राइब किसके लिए करें, अरे आपकी न्यू क्लास आएगी, लाइव क्लास आएगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना चैनल को, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट मेरा था ना, आपको हम जो आपकी क्लास है, जैसे किसकी क्लास है, आपकी सीटी की लाइव, वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, एक बात कमेंट करके आप ये बताना मुझे, कमेंट करके आपको ये बात बतानी है कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगी, ठीक है, और कैसी क्लास लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, वो बात बतानी है। और एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसका आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था भाई, उसका आंसर बताना है आपको। और आपको क्लास को लाइक कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद, थैंक यू।